हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं आज आप एक नए वीडियो के साथ और इस मैकेनिज्म में SN2 रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा SN2 रिएक्शन ऑफ RX। हम लोग अल्काइल लाइट के लिए SN2 देखने वाले हैं। पूरा नाम क्या है? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऑफ ऑर्डर, हाँ लिख लेते हैं, चलिए ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैकेनिज्म को समझने के लिए। मान लो ये है आपका H और एक प्लेन के बाहर निकला है आपका D। ये प्लेन के बाहर है ड्यूटेरियम, ये प्लेन के अंदर है हाइड्रोजन। और एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर दूसरे कलर से बना हुआ एक लिविंग ग्रुप लगा, मतलब X है, कोई हैलोजन लगा हुआ है ऐसा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ हैलोजन लगा हुआ है X। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं हम लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं? ठीक है, छोटा लोब एंटी बॉन्डिंग, बड़ा लोब बॉन्डिंग वाला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको आई थिंक पता ही होगा। और जो नॉर्मल ऑर्बिटल होते हैं SPDF, तो आपने देख रखा है, स्फेरिकल, D डबल शेप, डबल शेप रादर, और P डबल शेप। F में आपके 6 लोग होते हैं पर वो सिलेबस में नहीं आता। ठीक है, तो F वैसे जनरली हम लोग देखते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो स्ट्रक्चर। होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर एक हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ये फिक्स है कि ये बैक साइड से करेगा, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना वो पीछे होती है और ये खाली होती है। तो अब मान लो आपको कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, कार्बन पे बॉन्ड बनाना है, निकलना है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये बैक साइड से अटैक मारती है और ये X वाला बाहर निकल जाता है। दोनों एक स्टेप का ही रिएक्शन है, एक स्टेप में ही ये चीज़ है। तो होता क्या है, जैसे जब ये अटैक मार रहा है ना, तो एक TS बनता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल अपने को पता होना चाहिए। उस TS पे काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऐसा होता है कि C, यहाँ पर लिख लीजिए आप R, ये जो H था इसको आप यहीं रहने दीजिए, ड्यूटेरियम प्लेन के बाहर था, एज इट इज़ ये सब रहने दीजिए। यहाँ पर होगा क्या कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है इस कार्बन को, तो धीरे धीरे ये वाला लोब बड़ा होता जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो X का और C का पहले से था, इलेक्ट्रॉन X खींचता चला जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल एक साइड से X इलेक्ट्रॉन अपना खींचता जाता है। तो जो TS बनता है ना, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जिसमें ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं? या तो बॉन्ड टूट रहा है, वो प्रोसेस जिसमें बॉन्ड टूट रहा है, वो जो सिनेरियो है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। या फिर बॉन्ड बनना, ठीक है, बॉन्ड बन टूट रहा है या बॉन्ड बन रहा है, उस सिनेरियो में जो कंडीशन होती है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। उस समय जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हो रहा होता है या फिर जो मॉलिक्यूल का सिचुएशन होता है उसको TS बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ होगा क्या, ये समझिएगा जरा सा कि ये जो X है ना, X एटम, सॉरी यहाँ पे X लिख लीजिए रादर आप, ये X जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा इधर की तरफ। ठीक है, तो इस पर डेल्टा माइनस धीरे धीरे बढ़ रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से, ठीक है, दूसरी साइड से बॉन्ड बना रहा होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो बनता है उसमें होता क्या है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, जिस प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और X खींच रहा है, उस केस में क्या होता है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जरा पता होना बहुत जरूरी है। और इस केस में इस पोजीशन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, वो हो जाता है sp2। ठीक है, जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो TBP हो जाता है। अब आप सोचोगे सर हम लोगों ने तो पढ़ा था कि sp2 में ट्राइगोनल प्लेन है। ठीक है, लेकिन शेप क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है। जनरली आप जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई sp2 आया तो ये होगा, sp3 आया टेट्राहेड्रल होगा, sp3d आया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। पर यहाँ पर क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ये सिनेरियो बनता है, ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, आप इसको मेंशन भी कर लो तो बहुत अच्छा होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये पूरा ग्रीन, ये पूरा ब्लू वाला, और बाकी ये तीनों हाइब्रिडाइज है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हो जाता है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पर जो स्ट्रक्चर देख के आता है ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये तीनों, ये जो लाइन है ना, इसमें ये तीनों आ जाएंगे, तो ये ट्राइगोनल और प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऊपर नीचे प्लेन के। ठीक है, तो ये TBP। एक दूसरा पॉइंट और है कि पेंटावेलेंट कार्बन होता है, ये वैलेंट कार्बन। ठीक है, इसको एक और छोटे से नाम जानते हैं, बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे सर कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या? तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है जिसके एक स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है, बॉन्ड टूट भी रहा है, या फिर जनरली क्या होता है ना, एक ही स्टेप में रिएक्शन
उसी स्टेप में बॉन्ड बना और टूटा, दोनों एक साथ हुआ तो उसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले तो कंसर्टेड मैकेनिज्म ऐसा बोल सकते हो, कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए बात यहाँ तक हुई। इसके बाद इस पे आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा। अब है क्या, ये जो टीएस बना है असल में ये एक टीएस है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बारे में जरा सा एक बात समझिए। आपका जो टीएस है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, रादर इसको माइनस लिखिए। डेल्टा माइनस कम हो रहा है, डेल्टा माइनस बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल आपके टीएस पर कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो अगर टीएस पर नेगेटिव चार्ज हो और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब आर एच एच, इन तीनों में से किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाए तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। आपके टीएस पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला अगर कोई स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है ना, दुख बांटने से कम होता है। और नेगेटिव चार्ज क्या है, दुख। अब कोई खींच रहा है आपसे, दुख ले रहा है, तो अब ये सब बात है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब देखो जब प्रोडक्ट बनेगा भाई तो होता क्या, ये जो x है ना ये पूरा बाहर निकल जाता है, माइनस ऑफ x माइनस, और साथ में क्या बन गया C R, यहाँ इधर मान लो H चला गया, यहाँ पर आपका D आ गया ड्यूटेरियम, और यहाँ से लग गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। होता क्या है, आप देखो, आपको अगर मालूम हो तो जिस तरफ से लिविंग ग्रुप जाता है उस साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए, लिविंग ग्रुप इधर था, न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से आता तो हम लोग इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, या फिर रिटेंशन बोल देते हैं। लेकिन लिविंग ग्रुप इस साइड से गया और इसके पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया है ना, देखो आप पीछे से अटैक कर रहा है, तो जब भी रिवर्स साइड से अटैक होता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन बोलते हैं। और ये जो इन्वर्जन होता है इसको एक वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से बताया था, उसी ने असल में पहली बार बताया था, तो नोबेल भी मिला था उसको इस बात के लिए। तो ये जो इन्वर्जन हुआ ना उसको वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वॉल्डन नाम का साइंटिस्ट था, तो इसको एक और नाम से बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। सच आपको इन्वर्जन ही याद रखना है, वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिस कारण इसको नोबेल मिला था। नोबेल बहुत रिस्पेक्टेड, आप ऐसा बोल सकते हो, प्राइज़ है। अगर आपको मिल रहा है तो मतलब अब दुनिया के कुछ लोगों में से अर्थ का सबसे अच्छा प्राइज़, अगर आप बोलो कि केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, मतलब हर तरफ में मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, हर अलग अलग चीज़ें मिलता है नोबेल। लेकिन अगर इधर देखो लिटरेचर नहीं, आपके केमिस्ट्री या फिर साइंस के डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ इनमें मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। तो वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था तो उसको नोबेल मिला। आइए जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में खत्म हो गया, इससे ये बना खत्म, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या बोलोगे सिंगल स्टेप कैसे, RX था आपके पास, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक मारा, X बाहर निकल गया, तो RNU बन गया और प्लस X माइनस, तो ये एक स्टेप की कहानी हुई ना, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरे पॉइंट पे आप ऐसा लिख लेना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है, बैक साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो आप चाहो तो बैक साइड और यहाँ पे ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप लिख सकते हो। जो लिविंग ग्रुप होगा उसका रिवर्स से ही अटैक मारेगा, उससे सामने से नहीं आएगा। किसी बुक में लिखा होता है कि सामने से आएगा तो रिपल्शन होगा, पर असल में फैक्टर रिपल्शन नहीं होता है। फैक्टर ये होता है कि जो बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है ना छोटा सा, वो पीछे की तरफ होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद आप ये देख लो कि पेंटावेलेंट कार्बन एटम हम लोगों ने लिख दिया, थर्ड लिख लेना, सिंस TS इज नेगेटिवली चार्ज या पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, या फिर मैं सीधे लिखता हूँ नेगेटिवली चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज, सॉरी एक सेकेंड, stabilize the TS, so rate of reaction will increase, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखिए काइनेटिक्स, मेरे हिसाब से फ्रेम में आ रहा होगा ना, हाँ आ रहा है। काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स होता है कि भाई अब जानते हो एक ही स्टेप का रिएक्शन और यही आपका क्या है, RDS है। तो मैंने आप लोगों को बोला होगा या फिर आप जानते हो कि काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि जो रेट लिखना होता है ना अपने को, रेट का जो एक्सप्रेशन होता है रेट,
रेट का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है RDS में कितने मॉलिक्यूल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और फॉर रिएक्शन विच टेकिंग मोर देन वन स्टेप, या फिर आप सीधा समझ लो ऑर्गेनिक में जो RDS होता है उसी पे रेट लिखा जाता है। तो एक ही स्टेप है तो वही RDS हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब उसी से सब कुछ डिटरमाइन होगा, और स्टेप एक ही है तो ऑब्वियस वही होना है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर उसमें RDS जो आपका स्टेप होगा ना, उसके प्रोडक्ट साइड में, सॉरी रिएक्टेंट साइड में देखिएगा कितने मॉलिक्यूल, बस उसको रेट में लिख देना होता है। तो यहाँ पर RDS में रिएक्टेंट क्या है, RX और NU, ये दोनों इस साइड है ना, ये इस पर अटैक मारेगा तब ये बनेगा, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर जाएगा। तो RX का कॉन्सेंट्रेशन और NU का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात होती है ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी। तो ऑर्डर क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑर्डर हो जाता है कि रेट के एक्सप्रेशन में RX के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, इसके ऊपर पावर 1 होगा। तो जो रेट का एक्सप्रेशन होता है ना, वहाँ जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहे हैं उनके ऊपर जो पावर है उसका सम हो जाता है ऑर्डर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर कितना है तो आप बोलोगे सर 1 + 1 2। और मॉलिक्युलैरिटी, अच्छा मॉलिक्युलैरिटी का भी सबको सवाल आएगा, मॉलिक्युलैरिटी क्या है? मॉलिक्युलैरिटी और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन RDS, कितने स्पीसीज या कितने मॉलिक्यूल RDS में पार्टिसिपेट करे। तो RX और NU 2 कर रहे हैं ना, तो आंसर 2। तो मैं ज़रा इसको सही से लिख दूँ, बहुत गंदा लिख दिया मैंने, आप ऐसे लिख लीजिए ना, ऑर्डर इक्वल टू 1, नहीं सॉरी 2, मॉलिक्युलैरिटी इक्वल टू 2। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर SN2 रिएक्शन है तो ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी दोनों 2, SN1 रिएक्शन है तो ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी दोनों 1। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, आपको नाम से याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री पे यहीं पे लिख लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो वैसे हम लोगों ने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि 100% इन्वर्जन होता है, जितने मॉलिक्यूल बनेंगे ना सब में अटैक कहाँ से होगा, पीछे से होगा, पीछे से अटैक होगा तो क्या होगा, 100% इन्वर्जन हो जाएगा। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं, 100% इन्वर्जन। अच्छा एक और बात, इन्वर्जन का कोई रिलेशन RS कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ। RS कॉन्फ़िगरेशन एक अलग चीज़ है, जनरली क्या होता है अपने दिमाग में बैठ जाता है कि अगर पीछे से अटैक हुआ है तो R रहा होगा पहला मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए R है तो ये S बन जाएगा, पर नहीं। इन्वर्जन का बस इतना मतलब है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा है। ठीक है, बस इतना इन्वर्जन का मतलब। इन्वर्जन का कोई रिलेशन RS कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे ऐड कर सकते हो कि नो रिलेशन विथ RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक और चीज़, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल रोटेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए वो मैं लिखा दूंगा एक बार और आगे लिखाता हूँ। ठीक है, चलिए एक P डायग्राम होता है यहाँ पे, कहाँ बना दूँ मैं, यहीं बना देता हूँ, है ना। P डायग्राम, ये जो आपने दिखा इसका P डायग्राम। P डायग्राम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी होगा, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस होगा। रिएक्शन प्रोग्रेस का क्या मतलब, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंज आ रहा है। इनिशियली ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे तो इनकी कुछ एनर्जी होगी, तो जो रिएक्शन होता है ना वो ऐसे पास करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास होगा एक RX और प्लस NU, ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, फिर ये इस पर अटैक मारेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, TS। और हम लोग को पता है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर TS बनने के बाद ये उखड़ के बाहर हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा RNU और प्लस X-। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्यों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा हुई, तो वो इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सा, अजीब भी नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा ठीक है चलता है, आप एक बोल सकते हो पेंटावेलेंट कार्बन बना, 5 वैलेंसी वाला कार्बन बना, पेंटावेलेंट कार्बन। तो पूछा जाता है कि पेंटावेलेंट कार्बन किस मैकेनिज्म में बनेगा, एक ही जगह बनता है वो SN2। ठीक है, तो एक बार जरा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा एक और छोटा सी बात पूछा जाता है, यहाँ पर कभी कभी कंपेयर करवा लेते हैं लोगों से, ये पूछते हैं कि भाई SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी बता दूँ जरा आप लोगों को, ये रिएक्टेंट है ना, हम लोग जनरली फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, बैकवर्ड का भी होता है एक्सोल्यूशन एनर्जी। ठीक है, तो उसका छोड़ो, उस पर ध्यान वाले, ये जो एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप जहाँ पे आपने रिएक्टेंट लिख रखा है उससे ट्रांजिशन स्टेट या फिर बोल दो RDS वाला TS, या फिर यहाँ पे तो एक ही RDS एक ही TS, तो इसका जो गैप होगा ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि भाई ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी। आप पूछोगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो जिस एनर्जी को देने के बाद रिएक्शन हो जाए। जैसे मान लो आपको एक फ़ोन खरीदना है, मान लो फ़ोन का प्राइस है 20,000, आपके पास जब तक 20,000 नहीं आप नहीं लोगे, जैसे आपके पास 20,000 आया आप तुरंत जाके फ़ोन खरीद लोगे, है कि नहीं।
तो इसका मतलब आपके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी? 20,000 रुपये आपके लिए एक्टिवेशन एनर्जी थी कि जैसे वो मिला वो काम कर लूँगा मैं। तुमको कुछ करना है, सुबह उठना है, तुम रोज़ सुबह उठना है, तुम सोचोगे रोज़ सुबह उठना, नहीं उठोगे, है कि नहीं? मान लो आज पता है कि 8 बजे से एग्ज़ाम होने वाला है, 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम है, एकदम आराम, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अलार्म बजे नहीं बजे तुम्हारा नींद 6 बजे खुल ही जाएगा। हो सकता है रात भर नींद भी ना आए, इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाओगी, है ना? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड बाई रिएक्टेंट टू गो अप टू द एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है ना, वहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोले ट्रांजिशन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो पढ़ोगे फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड की, उतना नहीं यहाँ पड़ता है, यहाँ बस इससे काम आपका चल जाएगा। ये ग्राफ बस आप देख लो, पहचान लेना SN2 का है, ठीक है? इससे ज़्यादा और कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती यहाँ पर। चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूँ कि जनरली मैं एक बात बताऊँ, जनरली SN1 SN2 रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी आपको ना टेम्परेचर अगर ऐसा लिखा है ना 30 डिग्री 35 तक लिखा है ना, 40 के ऊपर जो होता है वो एलिमिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है? 40 के नीचे भी होता है पर माइनर प्रोडक्ट होता है, उससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या देखना है, कभी कभी रिएक्शन में क्या करेगा ना, आपको लिख देगा 30 डिग्री। अब आप सोचोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं 30 डिग्री क्या होता है, तो आप सीधा समझ लो कि रूम टेम्परेचर या थोड़ा बहुत 40 डिग्री के पीछे कोई भी टेम्परेचर लिखिए, जनरली 25-30 लिखा जाता है। अल्कोहल के साथ 30 लिख के थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं शीट में, ठीक है? तो आप समझ लो कि 30 डिग्री 32 लिखा है तो सब वो रूम टेम्परेचर, आप 32-30 पे रह लेते हो ना आराम से, बस तो वो रूम टेम्परेचर उस पर SN1 SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है? तो इसमें वैसे टेम्परेचर का एज सच कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता नहीं, क्योंकि जो हाँ SN2 में थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है SN1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना वो पेंटावेलेंट है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, कार्बन 5 बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, और यहाँ जबरदस्ती अटैक मार के बाहर निकाला जा रहा है। और SN1 में क्या है, कार्बोकेटायन खुद ही बना लेता है, उसके बाद अटैक हो जाता है, ठीक है? तो कार्बोकेटायन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप फील कर लेंगे। बस इतना याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाई SN1 रिएक्शन। जनरली नॉर्मली कंडीशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी इन SN1 इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी इन SN2। मैं ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हो सकता है किसी रिएक्शन में ऐसा ना भी हो, लेकिन जनरल स्टेटमेंट यही होता है। जनरली हम लोग ऐसे चलते फिरते बोलते हैं भाई SN2 रिएक्शन है तो SN1 से तो ज़्यादा ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई। चलिए, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद अपन को देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है? चलिए किया जाए कंप्लीट। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो भाई 4 फैक्टर होते हैं कुल मिलाकर। पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ RX, डिग्री ऑफ RX मतलब अल्काइलाइड की डिग्री क्या है। दूसरा होगा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। थर्ड क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट नहीं रादर सॉल्वेंट से पहले नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। असल में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग को क्वेश्चन करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ RX। अगर इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि SN1 होगा कि SN2 होगा तो फिर क्या देखते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर इससे भी डिसाइड नहीं हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जनरली नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे आपका SN1 SN2 में डिसाइड हो ही जाता है, ठीक है? क्वेश्चन फंसता है 2 डिग्री में, अगर मान लीजिए 1 to 3 डिग्री कुछ है, एक्सेप्ट 2 डिग्री में आपको तो डिग्री देख के ही पता चल जाएगा, सॉल्वेंट देख के पता चल जाता है, ठीक है? लेकिन जब कभी कंफ्यूजन होता है तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि कम है, ज़्यादा है तो SN2, कम है तो SN1। आप धीरे धीरे रिलेट करोगे इस चीज़ को। अच्छा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और फोर्थ हो जाता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो एक जरा सी मेरी बात सुनना, असल में जो सॉल्वेंट होता है ना वो कभी डिसाइड नहीं करता कि रिएक्शन SN1 होगा कैसे हो, वो सिर्फ फेवर करता है, अपोज करता है, ठीक है? आपको ऐसा न्यूक्लियोफाइल, बहुत तगड़ा न्यूक्लियोफाइल डाल दोगे पोलर टू में, फिर भी वो क्या कराएगा, SN2 करा देगा, अगर बहुत जल्दी अटैक मार देता, बहुत खतरनाक वाला न्यूक्लियोफाइल। तो होता है क्या असल में कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट अपने सिलेबस में है, अपने सिलेबस में तो सॉल्वेंट देख के आंसर ही पता चल जाता है। अपने सिलेबस में यही ग्लिच है कि आपको सॉल्वेंट से पता चल जाएगा आंसर। जनरली सॉल्वेंट से SN1 SN2 में डिसाइड हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये समझ पाओगे कि सॉल्वेंट सिर्फ फेवर या अपोज कर सकता है। फेवर कर सकता है किसी को कि जल्दी हो जाए रिएक्शन, अपोज कर सकता है कि थोड़ा और डिले करा दे रिएक्शन, लेकिन कभी भी सॉल्वेंट डिसाइड नहीं कर सकता कि SN1 होगा कि SN2 होगा। आप देखोगे धीरे धीरे देखते देखते आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए तो डिग्री ऑफ RX से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है?
ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, फिर लिख दूंगा सबको एक एक करके, जगह कम है ना तो कवर तो सब करना है। यहाँ पे क्या है देखो, बहुत सिंपल चीज़ें। एग्जाम्पल पकड़ो। एग्जाम्पल क्या कि आपने लिखा है CH3X, CH3 CH2X, CH3 CH, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है इसका। मतलब ये आपको तो हर साल मिल जाएगा, नीट वीट के क्वेश्चन में मिल जाएगा आराम से, और जेई मैंने तो पूछना ही छोड़ दिया, कई बार हो चुका है ये सब। ठीक, अब देखो ये सब थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि सर डिग्री ऑफ RX से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल को मैकेनिज्म देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक मारना है। अगर ये वाला ग्रुप अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे कार्बन तक पहुँचने में तकलीफ होगी कि नहीं, सोचिए जरा। अगर बड़ा ग्रुप हुआ ये सारा तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में तकलीफ होगी, तो रिएक्शन SN2 में थोड़ी तकलीफ आ जाएगी, है ना। वैसे भी तो इंटरमीडिएट आप बना रहे हो जो उतना स्टेबल भी नहीं है, और उसमें भी आप पहले स्टेप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, तो और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने के बजाय बोलेगा ना ही हो तो बढ़िया है ना। तो यहाँ क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसमें क्राउडिंग कितनी ज़्यादा है। क्राउडिंग मतलब उसके आसपास जो लगे हुए हैं ना ग्रुप्स, वो छोटे हो तो आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा। तो देखो इसमें इस कार्बन से जिससे X लगा है, लिविंग ग्रुप लगा है, उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से छोटा क्या ही होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ सबसे आराम से रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 बड़े ग्रुप लगे, समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है यहाँ तकलीफ होगी। मतलब इस तरफ जाओगे तो क्राउडिंग क्या हो जाएगी, क्राउडिंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है इधर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका SN2 इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोलते हो, ठीक है ना। अब देखो हर बार क्राउडिंग से आंसर आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी नहीं भी आता है, तो यहाँ पे क्राउडिंग से आ गया। चलिए आगे बढ़े, इसका दूसरा एग्जाम्पल होना। इसके बाद एक एग्जाम्पल नहीं, एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए कि बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज होती है ना तो SN2 डिक्रीज हो जाता है। अब कैसे होगा, वो भी क्राउडिंग वाला ही फंडा है। तो हम लोग लिख लेते हैं बीटा ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो SN2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कैसे होगा आप देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल से ही समझ आता है। सॉरी ये थोड़ा अलग कर दिया। आइए वहां देखिए, बीटा ब्रांचिंग मतलब क्या, इसको आप अल्फा लिखोगे तो इस कार्बन को बीटा लिखोगे, इसको अल्फा लिखोगे तो इसको बीटा, बीटा पे एक कार्बन अल्फा और ये बीटा 2 कार्बन। तो देखो अटैक किस कार्बन पे होना है, इस पे होना है ना। अब देखो अगर पीछे इतना बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो आपको तकलीफ होगी ना न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक मारने में, है ना। इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। तो इसका मतलब इधर की तरफ जब आप आ रहे हो तो क्राउडिंग घट रही है, क्राउडिंग डिक्रीज हो रही है ना फ्रेम में। हाँ, तो मतलब इसका मतलब है कि इधर की तरफ जब आप मूव करोगे तो SN2 इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा एक और बात देखिए जरा ध्यान से, वो चीज़ हो गई। फिर एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, बीटा ब्रांचिंग SN2 यहाँ तो गया ना। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात ये देख लीजिएगा इसका, हाँ इसके बारे में मैं बताने वाला था आप लोगों को कि ये नियोपेंटाइल हैलाइड नाम है। नाम इसका याद रख लीजिएगा, काम आ जाएगा, नियोपेंटाइल हैलाइड। इसके बारे में एक छोटी सी बात रख लो कि नो SN2। असल में जब आप ये पढ़ोगे ना, IL फिनार एक नाम की एक बुक है, अच्छी बुक है, या फिर सोलेमॉन से एक बुक है, उसमें पढ़ोगे तो डेटा दिया हुआ है कि कितना SN2 हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो उसमें इसके बारे में डेटा दिया, एकदम रिलेटिव डेटा एकदम कम है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल लिया ना तो उसमें से कुछ 5-10 मॉलिक्यूल इसके SN2 कर रहे हैं। तो 1 लाख में 5-10 करेंगे तो उसको तो नेग्लिजिबल ही मानेंगे ना, उसने तो ऐसे भी कहीं भी हो जाते हैं रिएक्शन। तो होता क्या है कि इसमें हम लोग अब मान के ही चलते हैं कि भैया मेरे ये पीछे बड़ा ग्रुप है नियोपेंटाइल हैलाइड, मतलब हेलोजन लगा, उसमें SN1 ही होगा सिर्फ। यहाँ पे नो SN2, सिर्फ SN1 होगा। अगर आपने SN1 पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा SN1 क्यों होगा। देखो ये 1 डिग्री फिर भी सिर्फ SN1 देता है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक रहता है, पर हाँ डेटा वही बोलता है। तो चलिए SN2 नहीं देगा, ये बस याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है इंटीजर टाइप में कि भाई गिन के बताओ कितने SN2 देते हैं, तो वहाँ काम फंस जाता है। क्योंकि कुछ लोग क्या गिन देते हैं, बोलते हैं 1 डिग्री दे देगा, नहीं, वैसे काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हो गया था। एक और एग्जांपल देखिए, मान लो यहाँ पर ये कंपाउंड है और यहाँ पर ये, और इन दोनों में पूछा जाए कि भाई SN2 किसका फास्ट होगा, तो आपको क्या लगता है किसका फास्ट होगा। क्राउडिंग वाइज तो दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है ना। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो ग्रुप है ये -I कर रहा है, ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, -I। पर -I अच्छा किसका होगा,
तो भाई इसका हो जाएगा, दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, यहाँ पर क्या है sp2 तो ऑब्वियस बात है sp वाले ज़्यादा खींचेंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट इस पॉइंट में कि सिंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा था, सिंस TS इज नेगेटिवली चार्ज्ड सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल प्रेजेंट, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो इन दोनों में ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ज़्यादा कौन खींचेगा ये, तो इसमें SN2 फास्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ जाओ एग्जाम्पल, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, यहाँ तक हो गया होगा आपका। इसमें बताओ RCOCH2 और यहाँ X है और यहाँ CH3X है। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं, है ना, C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है इधर की तरफ SN2 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सोचो कि सर क्राउडिंग लगाना है कि वो लगाना, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तब तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाना, तब क्राउडिंग चेक नहीं करनी है। लेकिन जिस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई नहीं है तो आप देख लो कि भाई क्राउडिंग कौन ज़्यादा कर रहा है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल छोटा सा पैसा ले लो इन दोनों में। अच्छा इसमें बताओ तो, यहाँ पे मान लो आप X लगा रहे हो, यहाँ होगा क्या SN2, तो मैं आपको बता दूं ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के कारण यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PDCH बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हाइब्रिड ऐसा हो जाएगा। और याद रखिएगा किसी में अगर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, ये पूरा सही नहीं है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये है हाइब्रिड। तो कभी भी याद रखिएगा सिंगल, देखो क्योंकि SN1 SN2 रूम टेम्परेचर पे होता है तो एनर्जी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी होती भी नहीं है। लेकिन ये जब भी सिंगल बॉन्ड के बजाय कोई पार्शियल बॉन्ड डेवलप होने लग जाए ना, तो आप समझ जाइए कि ना, इतने से काम नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन उस केस में अपने को SN1 SN2 में क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो जब भी ये हो जाए ना तो इसको बोलते हैं PDCH। ठीक है, आपको ना पता हो मतलब, तो मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं लिखा मैंने कहीं, कैरेक्टर, CH मतलब कैरेक्टर। तो जब भी ऐसा हो जाए तो याद रखिएगा कि नो SN1 और SN2, SN2 तो नहीं होगा, SN1 भी नहीं होगा, PDCH होता है SN1 भी नहीं होता। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल आप इसको पकड़ सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl। अब देखिए ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। जैसे ही लिविंग ग्रुप का लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है मतलब वो PDCH क्रिएट करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड वहाँ क्रिएट होगा और यहाँ पर नो SN1 और SN2। चलिए एक और एग्जांपल इसी में पकड़ लीजिए। अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, यहाँ Cl लगा है और आपसे बोले क्या ये SN2 करेगा, तो आप बोलोगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा SN2, तो वो इसलिए क्योंकि ये ब्रिजहेड पोजीशन है। ब्रिजहेड पोजीशन पे याद करो TS जो बनता था वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बनता था, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या ब्रिजहेड पोजीशन पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो नहीं पॉसिबल है मतलब यहाँ SN2 नहीं होगा। पॉसिबल कब होता है, जब रिंग का साइज 8 या 8 से ज़्यादा हो, तभी आपका वहाँ पे sp2 बन सकता है। लेकिन उतना बड़ा मॉलिक्यूल अपने सिलेबस में जनरली आता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ब्रिजहेड पोजीशन इसलिए नो SN2। अब नो SN1 भी लिख सकते हो, SN2 नहीं होता SN1 भी नहीं होता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात में आपको समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी आ गई होगी। अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड पॉइंट ये था, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात बताओ, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है, न्यूक्लियोफाइल है, वो धक्का मारेगा तब RX निकलेगा। ठीक है, X निकलेगा। आपने देखा ना मैकेनिज्म, ऐसा था ना मैकेनिज्म अपने पास कि भाई एक RX है, एक न्यूक्लियोफाइल है, जो पीछे से अटैक मारता है तो X बाहर निकल जाता है और ये RNU बन जाता है और प्लस X माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है ना, क्योंकि इसी को तो जाकर अटैक मारना है R के ऊपर, अटैक मारना है तो X निकलेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो आप लिखोगे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज और नाइट्रोजन के खानदान वाले, मतलब खानदान वाले इन द सेंस कि नाइट्रोजन के सारे जितने भी हो जाएंगे ना सब स्ट्रॉन्ग में हम कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल में जाओगे तो वो वीक हो जाते हैं, आपने अगर आयनिक लिबिडियम पढ़ा हो तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे अपने क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज। वैसे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको वो क्लियर करा दूंगा कि कौन वीक होता है कौन स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन में आप देख ही लोगे। जनरली नेगेटिव वाले तो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलो दूसरा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट अपने पास था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, देखो
अब मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है और X बाहर निकल रहा है तो ठीक है, फिर SN2 हो गया। और अगर ये X नहीं निकलेगा तो क्या होगा, SN2 नहीं होगा। वो धक्का मारा, ये निकला ही नहीं, निकलना तो चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए यहाँ पे, बढ़िया वाला होना चाहिए, क्योंकि वो धक्का मारे तो निकल जाए। तुम धक्का मारो कोई निकल जाए तो हाँ ठीक है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तुमने धक्का मारा निकला ही नहीं तो खराब लिविंग ग्रुप है ना। तो यहाँ पे कैसा चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप फेवर SN2 रिएक्शन। अब एक छोटी मैं बात बता देता हूँ, SN1 SN2 में एक ही सिमिलैरिटी होती है, वो होती है लिविंग ग्रुप वाली, कि अगर दोनों में अगर पूछा जाए कि दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी बस इतनी है कि दोनों के लिए अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, दोनों में लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप SN1 SN2, यहाँ तक हो गया। अब देखिए एक नेक्स्ट अपने पास, हाँ इसमें एक क्वेश्चन होता है कि RI है, RBr है, RCl है और RF है। बताओ SN2 का ऑर्डर क्या होगा। आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन उससे खराब, क्लोरीन उससे खराब, फ्लोरीन सबसे खराब। तो इसका मतलब इधर की तरफ SN2 रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब लिविंग ग्रुप के बाद क्या है अपने पास भाई, सॉल्वेंट वाला फंडा है कि नहीं। सॉल्वेंट क्या करेगा, आइए सॉल्वेंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए अपने पास, फोर्थ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जैसे मैं एक सिंपल याद करा देता हूँ, सॉल्वेंट वाले केस में पोलर अप्रोटिक जो होता है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। क्योंकि असल में एक बात मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली बात हो जाती है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में थोड़ा वीक हो जाता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, ज़्यादा उसको कोई पकड़ता नहीं है, जितना फास्ट भाग सकता है उतना फास्ट भागेगा। और दूसरा बात कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है ना कि RX को ब्रेक करवा देता है हाइड्रेट करके, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करवाना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा है, तो इसलिए पोलर अप्रोटिक ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पोलर PA सॉल्वेंट। PA सॉल्वेंट होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। अब पूछोगे सर PA सॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है, तो एक तो सबसे पहले एसीटोन, ठीक है। एसीटोन के बाद आप ये रख लो DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड और DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। ये सब आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई मेरे, ये होता है, ठीक है। चलिए बना देता हूँ। वैसे आप नोमेनक्लेचर वाला वीडियो अगर देखोगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड है ना, तो ये ऐसा होता है, सॉरी यहाँ सल्फर होगा। वैसे तो क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ ही मिलेगा, स्ट्रक्चर बना के नहीं देते हैं, ठीक है। डाइमिथाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड है ना, तो एसिटामाइड ही हो जाएगा डाइमिथाइल एसिटामाइड। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर, और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो जाता है HCO N CH3 और CH3, ठीक है। तो ये सारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, आपको जनरली लिखा हुआ नाम मिलेगा। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि जितने शॉर्ट वाले मतलब सोफिस्टिकेटेड या फिर सोफिस्टिकेटेड नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो इंग्लिश वाले नाम, हाँ जितने भी इंग्लिश वाले नाम है DMSO DMA DMF जो अजीब सा लगे देख के क्वेश्चन, उन सब में SN2 होता है, SN2 या E2 होता है। अगर टेम्परेचर ना दिया हो तो SN2, टेम्परेचर दिया हो तो E2 रिएक्शन। तो E2 के बाद की बात है, अभी तो SN2 के बारे में बात करें। इंग्लिश वाला नाम SN2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको एक बार कॉपी मार लीजिए तो फटाफट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बात मैं आपको बता दूँ, सिंपल बता देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। याद रखिएगा कि मान लीजिए आपने RX लिया, छोटी मोटी बात है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपने RX कहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है इधर, ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ। RX लिया, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या मारेगा, अटैक मारेगा, SN2 है ना, SN2 पे बात कर रहे हैं, तो क्या बनना है RNU और +X। अब ध्यान रखिएगा हमेशा, यहाँ पर मान लो कुछ R का अगर मान लो R कायरल है तो यहाँ पे कुछ RS कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, और जब ये अटैक मारा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन। आप बोल नहीं सकते कि इसका R है तो इसका S होगा, इसका S है तो इसका R होगा, इसका S है तो इसका R भी हो सकता है, इसका R है तो इसका S भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा हो सकता है कि इसका S था और इसका भी S आ गया। एक दूसरी बात, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का कोई रिलेशन RS से नहीं है। एक और छोटी सी बात, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है ना, पूछा जाएगा कि RX का ऑप्टिकल रोटेशन X है तो RNU का कितना होगा, तो आप बोलोगे, बोल ही नहीं सकते, RX एक अलग मॉलिक्यूल है, RNU एक अलग मॉलिक्यूल है। किसी ने बोल दिया कि इसका रोटेशन है +X डिग्री, तो इसका रोटेशन -X होगा क्या, नहीं, पता ही नहीं कितना होगा। हम लोग नहीं बोल सकते ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन में रिलेशन नहीं होता। इन एंशियोमर में जो मिरर इमेज होते हैं सॉरी,
उनमें ये रिलेशन होता है कि भाई एक इनैंशियोमर का प्लस एक्स है तो दूसरे का माइनस एक्स हो जाएगा, एक का माइनस एक्स है दूसरे का प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर नहीं है, अलग अलग कंपाउंड है, तो इन दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ये भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि अटैक कौन मार रहा है। तो जरा इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, पहला बात क्या, इसका अगर काइडल सेंटर है, ये भी मान लो काइडल सेंटर है, इसका एस हुआ तो इसका एस भी हो सकता है, इसका आर हुआ तो इसका आर भी हो सकता है, इसका एस हुआ तो इसका आर, और इसका आर तो इसका एस, कुछ भी हो सकता है। आर एस में आप कोई रिलेशन नहीं बता सकते हो, वो आप बस यहाँ पर आर एस निकाल लो, अटैक करा के फिर वहाँ आर एस निकाल लो जो पूछा जा रहा है। अच्छा, और इन दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हर बार SN2 के बाद इन्वर्जन होगा, मतलब इन्वर्जन का क्या मतलब है, बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का। और हाँ, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हर बार क्या करना होगा, ऐसे कमेंट डायरेक्टली नहीं करेंगे, यहाँ देखेंगे कि अच्छा ऐसा 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 हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हम लोगों ने पूरा SN2 का जितना हो सकता था कॉन्सेप्ट वाला पार्ट पूरा कवर कर दिया, अब बस इसका सॉल्विंग वाला पार्ट बचा है। तो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं SN2 के सॉल्विंग का क्वेश्चन करा दूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।